नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए जो साइकोलॉजी की क्लास लगेगी, क्लास नंबर 12 है और यूनिट नंबर हमारा 3 चल रहा है। तो इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे बुद्धि के बारे में। तो बुद्धि की अवधारणा, बुद्धि कितने प्रकार की होती है और बुद्धि के किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, इस क्लास के अंदर हम पूरा विश्लेषण करेंगे। और सबसे अच्छा और शानदार टॉपिक है बुद्धि। तो बुद्धि अगर आपने टॉपिक याद कर लिया तो आप समझिए आपका परीक्षा में एक प्रश्न पक्का हो गया, रीट प्री में भी और रीट मेंस में भी। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का। आप अच्छे से इसको रिवीजन करके जाएंगे और अच्छे से इसके नोट्स बनाएंगे। नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। आपको प्ले स्टोर से खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। हमारी जितनी भी क्लास हैं आपके रीट प्री और मेंस के लिए साथियों चल रही हैं। लेवल 1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, केवल मैं लेवल 1 को ही तैयारी करवाता हूँ, इसके अलावा किसी को नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर बाद में कभी करेंगे, तो उन सभी के लिए नोट्स तैयार कर लेने हैं। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं, एकदम शानदार। ये समझिए आप लोग एक अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, अच्छी कोचिंग में तैयारी कर रहे हो और मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊँगा। ये मेरा वादा है आप सभी से। आपको टेस्ट सीरीज भी हर टॉपिक वाइज चलेगी, इसलिए जितने भी बच्चे हैं वो सब अब घर बैठे निःशुल्क तैयारी करेंगे। और शिक्षा के व्यापार को जो राजस्थान में ही क्या पूरे इंडिया में फैल रहा है, उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अब इस टॉपिक में। इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारी बुद्धि के बारे में, यानी कि इंटेलिजेंस क्या है। इस इंटेलिजेंस के बारे में किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी, क्या क्या मत रहे होंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से थे, सबके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे और आराम आराम से पढ़ेंगे। बुद्धि की बात करते हैं तो देखिए 1885 से शुरुआत होती है इसकी। सबसे पहले सर्वप्रथम 1885 में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था फ्रांसीसी गाल्टन। क्या नाम था? फ्रांसीसी गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। एक एक लाइन को अच्छे से याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है नोट्स की। इसमें कोई भी फिजूल खर्ची का एक भी लाइन नहीं लिखा है। जो भी मटेरियल मैंने लिखा है अपना अति सार शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और इनमें से ही एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए जो भी विद्यार्थी क्लास लेता है एक बार अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। 1885 में सबसे पहले इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक फ्रांसीसी गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। फिर 1890 में केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानसिक परीक्षण में मापन, नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया था। किसने किया था? आर.बी. केटल ने। किसने किया था? आर.बी. केटल ने। इस आर.बी. केटल ने ही 1890 में मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। इसमें आपको जो फैक्ट लिखे हुए हैं मैथमेटिक्स की तरह, वो कंसेप्ट आपको याद करना है। इसमें कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और पूछा जाएगा सीधा प्रश्न एग्जाम में कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो याद रखना 1890 में केटल ने किया था। 1905 के अंदर सबसे पहला बुद्धि का परीक्षण तैयार किया गया था और उस बुद्धि परीक्षण का नाम था विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। क्या नाम था? विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। और ये विनय और साइमन दोनों साइंटिस्टों के माध्यम से दिया गया था 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण, जिसको हम विनय साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। उसके बाद 1908 में अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। मानसिक आयु शब्द और एक वास्तविक आयु, ये दो शब्द है जिससे हम बुद्धि का कैलकुलेशन करते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो 1908 में अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। और 1912 में सर्वप्रथम स्टर्नबेक कुलहमान ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसा प्रश्न दिया जाता है आपसे कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, तो याद रखेंगे 1912 में किसने दिया? स्टर्नबेक कहलमान ने दिया था। कोहलमान ने 1912 में दिया और सूत्र दिया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये दिया था स्टर्न और कोहलमान ने 1912 में सबसे पहले। लेकिन साथियों 1916 में टर्मन महोदय आते हैं और टर्मन महोदय के द्वारा इस बुद्धि लब्धि सूत्र का संशोधन किया जाता है और इसको प्रतिशत में बुद्धि लब्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए उन्होंने बताया कि जो सूत्र स्टर्न और कुलहमान ने दिया है उसको अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो उसका बुद्धि प्रतिशत IQ प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। और ये सूत्र दिया था 1916 में टर्मन के द्वारा।
इसलिए आप लोग याद रखना, IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इसको बोलते हैं MA/CA। क्या होता है? MA/CA गुना 100। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इससे एग्जाम में एक प्रश्न भी आया हुआ है हमारा रीट लेवल 1 प्री के अंदर, और अभी आया है 2022 में जो लगा है लेटेस्ट। तो ऐसा प्रश्न दिया गया था कि एक बच्चे की मानसिक आयु इतनी है और वास्तविक आयु दी गई थी, और उससे पूछा गया था कि उसका IQ प्रतिशत कितना था। तो आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं बुद्धि की परिभाषाएं। बुद्धि की परिभाषाएं किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा क्या दी गई थी, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। एक बार जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, एक बार लाइक कर दो प्लीज़ सभी, और अपने दोस्तों को बताओ कि यहाँ पर आपको जो क्लासेस चलेंगी वो बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, और आपको केवल हमारे ऐप का वैलिडिटी का चार्ज देना है। 21 रुपये ऐप का चार्ज है ये, और आप लोग इन नोट्सों को अच्छे से डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लीजिए, और ये सफिशियंट है। इससे बेटर कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले ही इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं एग्जाम में। ये हमारा सब भय है, आपको भय को निकालना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो बुद्धि की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आते हैं हमारे बकिंघम। कौन है? बकिंघम। और इन्होंने बताया कि सीखने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। क्या बताया बकिंघम ने? कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। फिर टर्मन ने परिभाषा दी कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचना ही योग्यता ही बुद्धि है। यानी अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। याद रखना टर्मन की परिभाषा। उसके बाद रॉस महोदय, रॉस ने क्या बताया? कि नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। यानी नवीन परिस्थितियों में हमारा जो चेतन मन है, अगर हम उसको अनुकूल कर लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। उसके बाद मन की परिभाषा। ये मन की परिभाषा, मन एक साइंटिस्ट का नाम था, याद रखना। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नवनीयता या लचीलापन ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। ये हमारे मन साहब की परिभाषा थी। अब बुद्धि की विशेषताएं आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, याद रखना। और विशेषताएं क्या है? बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है अथवा योग्यता है। बुद्धि कैसी है? जन्मजात है। ये जन्म से ही आती है, इसको हम वातावरण से अर्जित नहीं कर सकते। बुद्धि क्या है? जन्मजात है, अर्जित नहीं है। बुद्धि एक विकासशील व परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि कैसी है? विकासशील है और परिवर्तनशील है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ये भी आप ध्यान रखना भाई, बुद्धि क्या है? जन्मजात है, तो इस पर वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ेगा। बुद्धि पर मुख्य प्रभाव वंशक्रम का पड़ता है, जबकि वातावरण का प्रभाव केवल 10 बिंदुओं तक पड़ता है, और 10 बिंदु आपको बताएंगे। आप भी जानते हो कि जब बुद्धि जन्मजात है तो माँ बाप के लक्षण कैसे हैं, उन सभी का प्रभाव पड़ेगा बच्चे की बुद्धि पर। तो इसका मतलब वो वंश क्रम से ज़्यादा प्रभावित है, और वातावरण केवल उसको 10 फैक्टों में ही प्रभावित करता है। और वो 10 फैक्ट आप लोग सुनिएगा, ठीक है ना? आप लोग सुने। लिंग भेद व जाति विशेष पर बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप याद रखना, अगर अलग अलग जैसे स्त्री है या पुरुष है, बुद्धि का उससे कोई संबंध नहीं है। जाति क्या है उसकी, इससे बुद्धि का कोई संबंध नहीं है। बुद्धि एक इकाई ना होकर के अनेक इकाइयों का समूह है। बुद्धि हमारे जो मस्तिष्क के अंदर कितनी सारी प्रवृत्तियां भरी होती हैं, तो उन सभी का क्या है? एक योग है। उचित प्रकार से उत्तर देने, तर्क वितर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने, निरीक्षण करने, अधिगम करने, अवधान करने, स्मरण करने आदि की योग्यता ही क्या कहलाती है? हमारी। ये सब बुद्धि है। इसलिए बोलते हैं ये अनेक इकाइयों का क्या है? समूह है। ये जितनी भी इकाइयाँ है, तर्क वितर्क करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, अधिगम करना, स्मरण करना, इन सभी का योग ही तो है। इन सभी की योग्यता ही तो क्या है? बुद्धि है। तो ये आपको याद रखना है। सीखने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। ये आपको बकिंघम की परिभाषा याद कर लेनी है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। ये सब हमारी स्पेशलिटी चल रही है, विशेषताएं चल रही हैं किसकी? इंटेलिजेंस की। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित कर लेना ही क्या है? बुद्धि है। कोई कहता है आदमी कि भाई मुझे तो वहाँ इतनी विकट परिस्थिति में फंसा दिया, अगर वो व्यक्ति वहाँ से अपने आप को एडजस्टमेंट करके किसी भी कंडीशन में संभाल करके वहाँ से उन विकट परिस्थितियों से बच निकलता है, तो वही तो है कि उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया, ठीक है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। ये टर्मन ने इसकी विशेषता बताई। बुद्धि की लंबवत वृद्धि
बुद्धि की लंबवत वृद्धि होती है 16 से 18 वर्ष तक, अर्थात किशोरावस्था तक, जबकि जो क्षैतिजीय वृद्धि होती है वो हमारी जीवन पर्यंत चलती रहती है। और इंपॉर्टेंट लाइन है, बुद्धि की विशेषता याद रखना, ये बुद्धि की अगर लंबवत वृद्धि होती है वो किशोरावस्था तक होती है, लेकिन उसकी जो क्षैतिजीय वृद्धि हो रही है, हॉरिजेंटल ग्रोथ हो रही है, वो हमारी लाइफ टाइम चलती है, मृत्यु पर्यंत यानी जीवन पर्यंत चलती है। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा भी गया है ये। अब हम बात करते हैं बुद्धि के प्रकार। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? अब थॉर्नडाइक और गैरेट साहब जो थे, ये मनोवैज्ञानिक, इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है 2015 में। थॉर्नडाइक और गैरेट जो थे, उन दोनों ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। अब कौन कौन सी है सुनिएगा। पहला प्रकार बताया उन्होंने मूर्त बुद्धि। क्या बताया? मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इस मूर्त बुद्धि को हम गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। इस बुद्धि के अंतर्गत क्या आते हैं? कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर, खिलाड़ी, नृत्यक, शारीरिक कार्यों में दक्ष व्यक्ति आते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने, पूछा जा सकता है कि भाई कारीगर के अंदर किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो एक मूर्त बुद्धि होती है। ठीक है, मिस्त्री या इंजीनियर में किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो मूर्त बुद्धि होती है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी अमूर्त बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध चिन्हों, प्रतीकों, विचारों, कल्पना और पुस्तकीय ज्ञान से होता है। और इसमें एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये बुद्धि किन में पाई जाती है? ये बुद्धि शिक्षक, डॉक्टर, वकील, दार्शनिक, साहित्यकार, पेंटर और इंटीरियर डिजाइनर, इन सभी में ये अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। अगली है हमारी सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। और इसके अंतर्गत जैसे हमारे राजनेता, हमारे मंत्री, हमारे समाज सेवी, व्यवसायी, राजनीतिक और कूटनीतिक आदि व्यक्ति जो होते हैं, उन सभी में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। अब हम बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की। तो बुद्धि के सिद्धांतों से एक प्रश्न 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार सभी विद्यार्थी थम्स अप कर दीजिए कि आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। पहला बुद्धि का सिद्धांत देखिए। पहला सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? एक तत्व सिद्धांत, यूनिक फैक्टर थ्योरी। और यह सिद्धांत दिया था एक तत्व सिद्धांत बुद्धि का अल्फ्रेड बिने ने। किसने दिया था? सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और इसमें एक तत्व बुद्धि में केवल उन्होंने एक ही तत्व बताया है जिसको बोलते हैं हम सामान्य तत्व। क्या बोलते हैं? जनरली एलिमेंट्स, जनरली फैक्ट। और यह सिद्धांत मान्य नहीं हुआ। इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत की श्रेणी दी गई थी, या इसको निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो नोट कर लीजिए इस पॉइंट को कि एक तत्व सिद्धांत जो है उसको निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और ये किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। इसमें केवल एक ही तत्व शामिल किया गया था जिसको हम बोलते हैं जनरली फैक्ट यानी सामान्य तत्व। उसके बाद स्पीयरमैन साहब का है द्वितत्व सिद्धांत। कौन सा है? द्वितत्व सिद्धांत, बुद्धि का 2 फैक्टर थ्योरी, और ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। स्पीयरमैन ने 2 सिद्धांत दिए थे, द्वितत्व सिद्धांत और त्रितत्व सिद्धांत। आगे हम पढ़ेंगे। तो ये स्पीयरमैन का जो द्वितत्व सिद्धांत था बुद्धि का, उसमें 2 कारक बताए थे। पहला तो था हमारा सामान्य तत्व और दूसरा था विशिष्ट तत्व। और बताया था कि जो सामान्य हमारी बुद्धि के तत्व होते हैं वो जन्मजात होते हैं, जन्म से ही पैदा होते हैं हमारे मस्तिष्क में। और जो विशिष्ट तत्व होते हैं वो हमारे अर्जित होते हैं, वातावरण से हम उनको सीखते हैं, अर्जित करते हैं ज्ञान को। और स्पीयरमैन के अनुसार बताया उन्होंने कि जो सामान्य तत्व है वो सामान्य तत्व के संपर्क में आकर भी विशिष्ट तत्व उतना ही अधिक आता है, और उसी व्यक्ति क्या है, उसी क्षेत्र में प्रगति करने लगता है। कहने का मतलब ये था कि सामान्य तत्व के संपर्क में जो भी विशिष्ट तत्व जितना अधिक आएगा, अगर सामान्य तत्व के संपर्क में कोई विशिष्ट तत्व आएगा तो व्यक्ति उसी क्षेत्र में काम करने लग जाएगा। ये आपको बताया था। बाद में स्पीयरमैन ने एक तत्व और जोड़ा जिसका नाम था समूह तत्व। और इस वजह से अगला जो सिद्धांत बना था उसको हम कहते हैं त्रितत्व सिद्धांत। तो याद रखना, जब त्रितत्व सिद्धांत जो दिया था स्पीयरमैन ने, उसमें 3 तत्व बता दिए। दूसरा ये जो सिद्धांत दिया था द्विबुद्धि का सिद्धांत, क्या बोलते हैं इसको? द्वितत्व सिद्धांत, सामान्य और हमारा विशिष्ट, इन दोनों में तीसरा और तत्व जोड़ा जिसका नाम था समूह तत्व। और इस समूह तत्व जोड़ने के वजह से तीसरा जो सिद्धांत, ये दूसरा इनका सिद्धांत बन के आया था त्रितत्व सिद्धांत। क्या बन के आया?
तो त्रितत्व सिद्धांत। तो याद रखना बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत और त्रितत्व सिद्धांत ये दोनों ही किसने दिए थे, स्पीयरमैन ने दिए थे। आगे कंफ्यूजन होने वाला है, ध्यान रखना। 2 फैक्टर थ्योरी एंड 3 फैक्टर थ्योरी दोनों स्पीयरमैन की है, और आगे हम चलेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, ऐसे ही नाम आपको सिद्धांतों के और मिलेंगे। अगला सिद्धांत है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, बहुतत्व सिद्धांत, और ये साथियों दिया था बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। और इन्होंने बताया थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने ही तत्व बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, और इसी वजह से थॉर्नडाइक ने इस तत्व को बहुतत्व सिद्धांत की संज्ञा दी, और इसकी तुलना भी की है किससे? बालू के ढेर से की है। और इस बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और गति की चर्चा भी इन्होंने इसमें की थी। और इसी सिद्धांत के आधार पर इस सिद्धांत का नाम बहुतत्व जो सिद्धांत था इसका नाम पड़ा बालू का सिद्धांत और परमाणुवादी सिद्धांत। तो ये दोनों नाम इसके याद रखने हैं, बालू का तत्व सिद्धांत बुद्धि का, और परमाणुवादी सिद्धांत बुद्धि का, और बहुतत्व सिद्धांत, ये तीनों एक ही नाम है। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक साहब ने दी थी। अगला आता है हमारा समूह तत्व सिद्धांत। ये समूह तत्व सिद्धांत अलग है साथी। तो ये समूह तत्व जो सिद्धांत था बुद्धि का, ये दिया था थर्स्टन ने। कितने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। और थर्स्टन ने अनेक कारकों का विश्लेषण करने के बाद 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का वर्णन किया था, और 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि कहलाती है, ऐसा उन्होंने बताया था। और ये 7 जो मानसिक योग्यताएं मेरे दोस्तों, इन सभी को आप लोग अच्छे से याद रखना। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि थर्स्टन के द्वारा जो समूह तत्व दिया गया था उसमें कितनी मानसिक योग्यताएं दी गई थी, या कितनी मानसिक योग्यताओं को सम्मिलित किया गया था। तो आंसर क्या आएगा? 7। अब वो 7 कौन कौन सी है उनका नाम आपको याद रखना है। पहली थी हमारी प्रेक्षण योग्यता, दूसरी थी हमारी शाब्दिक योग्यता, नंबर 3 पर थी अंक योग्यता, नंबर 4 थी वाक शक्ति योग्यता, नंबर 5 थी स्मरण योग्यता, नंबर 6 थी तार्किक योग्यता शक्ति, और 7वें नंबर थी पर्यवेक्षण शक्ति। तो ये 7 योग्यता आपको याद रखनी है थर्स्टन के समूह तत्व सिद्धांत की। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला सिद्धांत दिया था हमारे थॉमसन साहब ने, और वो है बुद्धि का प्रतिदर्शी सिद्धांत। ठीक है ना? सैंपलिंग थ्योरी ये थॉमसन ने दी थी, और थॉमसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल यानी नमूना पाया जाता है। इतना आपको याद रखना है कि व्यक्ति की जितनी भी मानसिक योग्यताएं उन सभी में थोड़ा थोड़ा सैंपल सब प्रकार का पाया जाता है। इसको बोलते हैं प्रतिदर्श या सैंपल थ्योरी, थॉमसन की थी। अगला है हमारा कैटल व हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार कि तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का संबंध किससे है, क्रम से बताइए। तो आपको याद रखना है कैटल और हॉर्न ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे। एक तो बताई थी तरल बुद्धि और दूसरी थी हमारी ठोस बुद्धि। जो तरल बुद्धि थी उसका संबंध कैटल और हॉर्न ने जन्मजात बताया, और ठोस बुद्धि कैसी बताई? अर्जित बताई। कि भाई जो तरल बुद्धि है वो हमारी जन्मजात होती है, और ठोस बुद्धि होती है वो अर्जित होती है। तो ये आपको याद रखना है हॉर्न में कैटल का बुद्धि सिद्धांत। उसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी। अब याद रखना, अब आप कंफ्यूजन मत होना। एक तो है त्रिआयामी सिद्धांत, और दूसरा हमने पढ़ा था इससे पहले स्पीयरमैन का त्रितत्व सिद्धांत। दोनों में अंतर है, अच्छे से याद रख लेना। इसलिए आपको याद रखना है त्रिआयामी सिद्धांत दिया था साथियों गिलफर्ट के द्वारा, और इसमें 3 आयाम ये बताए थे। पहला था संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु, और तीसरा उत्पाद। और ये तीनों का ही क्रम आपको याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा गया था पीटीआई के अंदर। पीटीआई के अंदर पूछा जा चुका है। प्रथम नंबर पर संक्रिया थी, दूसरे नंबर पर विषय वस्तु, और तीसरे नंबर पर उत्पाद। और ये उनके अन्य नाम भी ऐसे भी दिए जा सकते हैं। भाई संक्रिया को प्रक्रिया कह सकते हैं, विषय वस्तु को अंतर्वस्तु, और उत्पाद को परिणाम भी कहते हैं। एक ही बात है, कुछ भी दे दे याद रखना। अब समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? संक्रिया कहते हैं। व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरेगा, कोई भी समस्या का समाधान करता है, उसको हम क्या कहते हैं? संक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा उन्होंने बताई थी। समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री का व्यक्ति उपयोग करेगा उसे हम क्या कहेंगे? विषय वस्तु कहेंगे, कंटेंट कहेंगे उसको हम।
और समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं व्यक्ति प्राप्त करता है उसको हम क्या कहेंगे, परिणाम या उत्पाद कहेंगे। अब गिलफर्ड जो साहब थे उन्होंने 1967 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल बनाया जिससे नाम दिया था बुद्धि संरचना मॉडल। याद रखना, बुद्धि संरचना मॉडल किसने तैयार किया था, गिलफर्ड साहब ने। ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। और इस मॉडल के अंतर्गत सबसे पहले कितने कोष बनाए गए थे, कितने सेल्स थे, 120 सेल्स थे। और इस तरीके से थे 5 गुणा 4 गुणा 6, तो उन्होंने 120 कोष बनाए थे शुरू में। बाद में उन्होंने जब संशोधन किया तो कोषों की संख्या कितनी हो गई थी, 150 हो गई थी, 150 हो गई थी। तो यहाँ पर किसमें वृद्धि की गई थी, विषय वस्तु में एक कोष की वृद्धि की गई थी जिसकी वजह से कितने हो गए थे, 150 हो गए थे। और उसके बाद कितनी थी बताओ, फिर संशोधन करके 180 कर दी गई। और वर्तमान में कितनी है, याद रखना, वर्तमान में इसमें 180 है। और मूल रूप जब सबसे पहले बनाया गया था उसमें कितनी थी, 120 थी। तो प्रश्न यहीं से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। अगला सिद्धांत है पदानुक्रमिक सिद्धांत या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। साथियों ये दिया था वर्ट एंड वर्नर ने। किसने दिया था, वर्ट एंड वर्नर ने। और वर्ट एंड वर्नर ने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया। इन्होंने स्पीयरमैन की सामान्य जो मानसिक योग्यता है उसको तो उच्च स्थान पर रखा और फिर उसके विभाजन व उपविभाजन किए। स्पीयरमैन का इसने फॉलो किया था कि जो सामान्य मानसिक योग्यता है उनको ऊंचे स्थान पर रखा, फिर बुद्धि का विभाजन किया था उसका, तथा संरचना पिरामिड के समान रखी थी। इस तरीके से संरचना पिरामिड के समान रखी थी। वर्ट एंड वर्नर ने सामान्य योग्यता को उच्च स्थान पर और विशिष्ट योग्यता को निम्न स्थान पर रखा। ये आपको नोट में याद रखना है। अगला सिद्धांत है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, और इसी को साथियों त्रितंत्र सिद्धांत कहते हैं या त्रिचापी सिद्धांत। अब देख लो, कंफ्यूजन हो गया ना, आपको कंफ्यूजन करने वाले। तो ये जो 3 सिद्धांत मैंने आपको बताए थे, 3 सिद्धांत, एक तो त्रितत्व, त्रिआयाम और त्रितंत्र, ये तीनों ही अच्छे से याद रखना, तीनों अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए थे। तो याद रखना, ये त्रितंत्र और त्रिचापी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया था। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था बियॉन्ड आईक्यू, एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। इसमें इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। इंपॉर्टेंट है ये, बुद्धि के 3 प्रकार बताए। और बताया कौन कौन सा, देखिएगा। पहला प्रकार था घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि। इसको हम घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत समस्या समाधान के लिए सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है, वो क्या होती है, विश्लेषणात्मक बुद्धि। दूसरा प्रकार बताया उन्होंने अनुभवजन्य या सृजनात्मक बुद्धि। इसके अंतर्गत समस्या समाधान के लिए पूर्व के अनुभव का सृजनात्मक रूप से क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और तीसरा प्रकार बताया था उन्होंने संदर्भात्मक या व्यवहारात्मक बुद्धि। इसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन व्यवहार में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता है। और अगला बुद्धि का सिद्धांत है हमारा बहुबुद्धि का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में। इन्होंने मूल रूप से बुद्धि के सबसे पहले 7 प्रकार बताए, फिर 1998 में 8वां प्रकार आया और 2000 में 9वां प्रकार। और आपको याद रखना है, ये बहुतत्व जो सिद्धांत है इसमें बुद्धि को 9 प्रकार वर्तमान में माने गए हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। ये आपको याद रखना, अभी हम बताएंगे। इस तरह वर्तमान में बुद्धि के 9 प्रकार स्वीकार किए गए हैं। और ऐसा मानते हैं कि सन 2002 के बाद इसमें 10वां और प्रकार शामिल किया गया है, लेकिन अभी तक उसका उल्लेख नहीं किया है, केवल स्वीकार किया गया है, उसको थोड़ा सा उल्लेख नहीं किया अभी। अब देखिए यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं, इधर तो बुद्धि है कि भाई बुद्धि का इधर प्रकार आ गया, और इधर ये निष्पादन की संभावना जो दिखाई दे रही है आपको, इसका मतलब है कि ये बुद्धि किस प्रकार के लोगों में पाई जाती है, ठीक है ना। तो सुनिएगा आप लोग। भाषाई बुद्धि, साथ ही जो भाषाई बुद्धि होती है वो पाई जाती है हमारी वकील, लेखक, कवि, व्याख्याता, पत्रकार आदि लोगों में, ठीक है। उसके बाद तार्किक गणितीय बुद्धि। अब ये तार्किक गणितीय प्रकार किस में पाया जाएगा, गणितज्ञ और वैज्ञानिक लोगों में पाया जाएगा। ये बुद्धि के प्रकार हैं उसके, हार्वर्ड गार्डनर के। फिर है संगीतात्मक बुद्धि, ये संगीतकार और वाद्य यंत्र को बजाने वाले लोगों में पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है एग्जाम में, तो क्या पाई जाएगी, स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी। तो याद रखना है, स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार, चित्रकार और सर्वेक्षण अधिकारी में पाई जाती है। फिर है शारीरिक गतिज बुद्धि,
ये नृत्यक या नृत्यांगना, खिलाड़ी, मुक्केबाज, तैराकी, शल्य चिकित्सक और एयरफोर्स के जो पायलट हैं उन लोगों में क्या पाई जाती है, शारीरिक गतिज बुद्धि पाई जाती है। फिर है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल अंतर व्यक्तिक, ये राजनेता, चिकित्सक और विक्रय अधिकारी में पाई जाती है। अंतर व्यक्तिक का मतलब समझिए आप लोग, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचना, और अंतर व्यक्तिक खुद के बारे में सोचना, है ना। इंट्रापर्सनल, ये योगी, संत, महात्मा, सन्यासी और सही आत्मज्ञान से युक्त व्यक्तियों में पाई जाती है। आ गया समझ में। आठवां प्रकार था उनका प्रकृतिवादी बुद्धि। तो इसमें किसान, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, ये सब प्रकृति से जुड़े हैं, तो इनमें प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। और नौवां प्रकार था अंतिम अस्तित्ववादी बुद्धि, और ये अस्तित्ववादी बुद्धि केवल दार्शनिक चिंतकों में पाई जाती है। क्लियर। अब देखिए बुद्धि का मापन भी किया गया था। क्या किया गया था, बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन, आप लोग, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। टर्मन ने इस सूत्र का संशोधन किया था स्टन और कुलह मान के बाद 1916 में, और सूत्र निकल के ये आया था, मैंने आपको बता भी दिया है। अब इससे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि माना किसी बच्चे की आयु जो है, मानसिक आयु यहाँ पर 120 है और वास्तविक आयु उसकी 80 है, तो अब उसका IQ प्रतिशत कितना होगा। तो आप लोग कर देना इसको 180 बटे ये वगैरह कुछ कर देना ऐसे, और आपका सूत्र निकल के आ जाएगा। प्रतिशत में आपका ये सवाल हल हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, बुद्धि परीक्षण का इतिहास क्या है, अतीत क्या है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा मानसिक आयु ज्ञात की जाती है, और सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किया गया था। फ्रांस के निवासी थे अल्फ्रेड बिने ने साइमन नामक मनोवैज्ञानिक की सहायता से ये परीक्षण तैयार किया था, मैंने आपको बता भी दिया है। और इसीलिए इस परीक्षण को बोलते हैं साइमन बिने बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण के समय शुरुआत में प्रश्नों की संख्या थी 30, लेकिन इस परीक्षण में जब पहला संशोधन किया गया था 1908 में, दूसरा संशोधन हुआ था 1911 में। जब 1911 में इसमें संशोधन किया गया था तो उसमें प्रश्नों की संख्या 59 थी, और फिर बाद में 1916 में फिर अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में साइमन बिने परीक्षण में संशोधन फिर से हुआ, और इसको हम संशोधित परीक्षण कहते हैं। और इसका नाम क्या रखा गया, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। क्या रखा गया था, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण। और इसमें प्रश्नों की संख्या थी 90। ये आपको अच्छे से याद रखना। भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण जो किया गया था साथियों, वो किया गया 1922 में, भारत की बात करें तो। और ये थे एफजी कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर CH राइस के द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे, नोट याद कर लें आप लोग अच्छे से, स्टार लगा लें कि भारत में पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था 1922 में। ये थे हमारे डॉक्टर CH राइस के द्वारा। डॉक्टर CH राइस ने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया, और यह परीक्षण क्या नाम कहलाया था, इसको बोलते हैं हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि डॉक्टर CH राइस के द्वारा विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का जो भारतीय अनुकूलन किया गया था उस परीक्षण का नाम क्या था, वो था साथियों हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। इस परीक्षण में 35 कथन थे और 7 उपकथन थे। 35 तो कथन थे और 7 उपकथन थे, ये भी आपको इनकी संख्या याद रखनी है। भारत में डॉक्टर CH राइस के अलावा पंडित लज्जा शंकर, उसके बाद डॉक्टर सोहन लाल, फिर भाटिया जी और जालोटा जी, इन आदि के द्वारा बुद्धि का परीक्षण भी किया गया था, बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया था। तो याद रखना, ये भाटिया परीक्षण भी एग्जाम में पूछा गया है। जब आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये किस प्रकार का परीक्षण था, व्यक्तिगत था या सामूहिक था, तो ऐसे प्रश्न बच्चे को कन्फ्यूजन करते हैं कि भाई भाटिया परीक्षण किस प्रकार का था, जालोटा परीक्षण। तो जब आपको टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी ना तो आपको वहाँ ये कन्फ्यूजन ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बेटर। ठीक है, चलिए अब देखिए बुद्धि परीक्षण। जो बुद्धि परीक्षण था वो 2 प्रकार का होता था, एक तो था हमारा व्यक्तिगत और दूसरा था हमारा सामूहिक। अब ये जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था यह भी 2 प्रकार का होता था, एक तो था शाब्दिक और दूसरा था अशाब्दिक। और सामूहिक भी 2 प्रकार का था, शाब्दिक और अशाब्दिक। और अशाब्दिक भी 2 प्रकार का हुआ, फिर सामूहिक अशाब्दिक 2 प्रकार का। एक तो था निष्पादन परीक्षण, दूसरा था पेपर पेंसिल पैटर्न परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण होते क्या है, सुनिए, ऐसे परीक्षण जिनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बोल करके या लिख करके। और अशाब्दिक परीक्षण जिनमें केवल शब्दों का प्रयोग नहीं होता।
अब अशाब्दिक के उदाहरण सुनो, जैसे आकृति फलक परीक्षण, ये कैसा हमारा निष्पादन परीक्षण है, एग्जाम में पूछा जाता है। वस्तु संयोजक परीक्षण कैसा है, ये भी निष्पादक परीक्षण है। चित्र मूर्ति परीक्षण बताओ, एक चित्रकार मूर्ति बनाता है, वो कैसा परीक्षण है, पेपर पेंसिल परीक्षण है, यानी सामूहिक है और अशाब्दिक है। चित्रांकन परीक्षण कैसा है, ये भी पेपर पेंसिल है। ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण कैसा है, ये भी निष्पादन परीक्षण है। और मनुष्य कर्षण परीक्षण कैसा है, पेपर पेंसिल परीक्षण है। तो ये आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। विभिन्न भाषी व विकलांग व अनपढ़ व्यक्तियों के लिए अशाब्दिक परीक्षण विशेष उपयोगी होता है। ये जो हमारा अशाब्दिक परीक्षण है वो किसके लिए उपयोगी है, विभिन्न भाषी व्यक्तियों के लिए, विकलांगों के लिए और अनपढ़ व्यक्तियों के लिए। अशाब्दिक परीक्षण को संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। नोट कीजिए इस लाइन को कि जो अशाब्दिक परीक्षण है उसको हम किस नाम से जानते हैं, संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण के नाम से। और याद रखना, सबसे पहला जो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था वो 1905 में कौन सा था, ये विनय साइमन बुद्धि परीक्षण ही था। दुनिया का सबसे पहला बुद्धि का परीक्षण ही कैसा था, व्यक्तिगत शाब्दिक था। ऑटियक्स द्वारा, क्या नाम था उसका, ऑटियर्क्स के द्वारा अमेरिका में सैनिक छटनी करने के लिए 1917 में 2 प्रकार से सामूहिक परीक्षण बनाए गए थे। अब सुनिएगा, अमेरिका में जब सैनिकों की छटनी हो रही थी तो उसमें 2 प्रकार के परीक्षण किए गए थे। एक तो था हमारा आर्मी अल्फा परीक्षण, जिसको हम सामूहिक शाब्दिक परीक्षण कहते हैं, और आर्मी बीटा परीक्षण, ये कैसा था, सामूहिक अशाब्दिक था। तो दोनों में अंतर समझ लीजिए। आर्मी अल्फा परीक्षण था वो सामूहिक शाब्दिक था, जबकि आर्मी बीटा परीक्षण कैसा था, सामूहिक अशाब्दिक था। शाब्दिक परीक्षण अधिकांश सामूहिक होते हैं। शाब्दिक कैसे होते हैं, ज़्यादातर सामूहिक होते हैं, कुछ व्यक्तिगत भी होते हैं। और अशाब्दिक परीक्षण ये कुछ व्यक्तिगत भी होते हैं और कुछ सामूहिक भी होते हैं, ये आपको याद रखना। अगला है कि टर्मन ने अशाब्दिक परीक्षणों की आलोचना करते हुए शाब्दिक जो परीक्षण है उनको उचित बताया, लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अशाब्दिक परीक्षणों को उचित बताया। निष्कर्ष रूप में शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षणों को एक दूसरे का विरोधी न समझ करके एक पूरक समझना चाहिए, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री समझना चाहिए। अब ये प्रश्न भी पूछा गया था 2017 में रेट लेवल 1 के अंदर। सुनिए, बैसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष क्या है, ये प्रश्न परिभाषा पूछी गई थी। तो बैसल वर्ष से साथियों, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक जो है वो हल कर देता है, यानी जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक अच्छे से हल कर देता है उसको हम कहते हैं बैसल वर्ष, और यही उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। तो सीधा सीधा संबंध है, जो मानसिक आयु उसको क्या कहते हैं, बैसल वर्ष कहते हैं। जबकि टर्मिनल वर्ष, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता उसको हम टर्मिनल वर्ष कहते हैं, और इसका संबंध वास्तविक आयु से होता है। फिर है, टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया था, IQ प्रतिशत का वर्गीकरण किया था कि कितनी बुद्धि किस प्रकार के लोगों में पाई जाती है, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लें। सुनिएगा, देखो, प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, एग्जाम में प्रश्न आता है यहाँ से। अब इधर तो बुद्धि वर्ग है और इधर बुद्धि लब्धि, कि किस प्रकार के बच्चों में कितनी बुद्धि पाई जाएगी। जो हमारे प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें जो बुद्धि लब्धि है वो 140 से अधिक होती है। प्रखर बुद्धि के जो बालक होते हैं उनमें बुद्धि लब्धि 120 से 139% के मध्य पाई जाती है। तीव्र बुद्धि के बालक जो होते हैं उनमें IQ पाई जाती है 110 से 119 तक। सामान्य जो बालक होते हैं उनमें 90 से लेकर के 109 के मध्य में बुद्धि लब्धि पाई जाती है। और मंद और पिछड़े बालक होते हैं उनमें 80 से 89 के मध्य में IQ पाई जाती है। निर्बल बालक जो होते हैं बुद्धि वाले, उनमें 70 से 79 के मध्य में, और मूर्ख बालकों में 70 से कम होती है। उसके बाद बताया कि जो मूर्ख बालक कुछ और होते हैं, मोरॉन जिनको हम बोलते हैं, उनमें 50 से 69 के मध्य। मूड जो बालक होते हैं, इम्बेसिबल, उनमें 25 से 49, और जड़ बुद्धि होते हैं, बिल्कुल इडियट गधे, उनमें 25 से कम होती है। ये सबसे डल पोजीशन होती है, ठीक है ना। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए। हमने बुद्धि का पूरा चैप्टर पढ़ाया है, और अगला हम पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि, डैनियल गोलमैन के बारे में।
ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली वीडियो देखेंगे। पूरा कंसेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लें खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्ले स्टोर पर भी ऐप आपको मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।